नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत उन सभी का जो जुड़ रहे हैं इस जागरण चर्चा में। चुनावी माहौल गर्म है, देश में ठंड पड़ रही है, जहां हिमपात हो रहे हैं वहां उसकी लहर दूसरे इलाकों में भी आ रही है। तो ठंड का असर है, अपने आप का ख्याल रखिए, कोरोना में भी अपना ख्याल रखिए। लेकिन चुनावी गर्मी 5 राज्यों के चुनावों के कारण पूरा, जिसे कहते हैं, पारा पूरा ऊंचा चढ़े जा रहा है। आज इस चर्चा में हम जिन 2 राज्यों का जिक्र करेंगे, दोनों ही अहम हैं। गोवा और मणिपुर का जिक्र हम आपसे यहाँ करेंगे। मेरे साथी, मेरे जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम इन सीटों का, यहाँ इन दोनों प्रदेशों की सीटों के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्युष रंजन जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। प्रत्युष जी, वेलकम आपका। धन्यवाद अमित। अपने सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे फेसबुक लाइव में, जिसमें हम आज मणिपुर और गोवा में हो रहे विधानसभा चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया अमित। मणिपुर से हम शुरू करते हैं बात। अमित, मणिपुर विधानसभा का चुनाव जो है वो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अहम है, क्योंकि छोटा प्रदेश है और छोटी विधानसभा है। 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे। और तब पिछले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, बट अल्टीमेटली बीजेपी ने सरकार बनाई थी वहां के क्षेत्रीय दलों से समझौता करके अलायंस में आके। जो चुनाव वहां पे होने हैं वो 27 फरवरी को होने हैं, 2 फेज में हो रहा है। और 3 मार्च को चुनाव है, 10 मार्च को वहां पे वोट काउंट होगा। मणिपुर की खास बात यह है अमित की, बीजेपी अब ये दावा कर रही है कि हम मजबूती से एक स्थिर सरकार, जो जिसका दावा करे कि वो स्थिर सरकार उन्होंने चलाई है, और वैसे ही और स्थिरता से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में आके वो यहाँ पे सरकार चलाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने जो उन्होंने एक प्रयोग किया था असम के अंदर में, असम मॉडल को उन्होंने मणिपुर में उतारने की कोशिश की है। और छोटे छोटे दलों को मिला के करीबन मेरे ख्याल से 8 या 9, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, दलों को मिलाकर उन्होंने एक महागठबंधन टाइप की चीजें वहां तैयार की है। और उनका ये दावा है कि हालांकि असम में उन्होंने इसको ट्राई किया था तो असम में उतनी सफलता नहीं मिली थी, बट उनका दावा है कि मणिपुर में वो सफलता उनको मिलेगी। और जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर इस बार वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। ये हालांकि बीजेपी वहां पे पूरी की पूरी तैयारी में है इस बार। जो उनके साथी दलें हैं उनके साथ भी, और उनकी खुद की भी जो तैयारी है, कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े लीडर्स के स्टेटमेंट्स आए हैं मणिपुर को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आप समझें कि छोटे छोटे प्रदेशों पर भी, उन प्रदेशों पे भी उनका उतना ही फोकस रहता है जितना बड़े प्रदेश जैसे कि यूपी में भी चल रहा है। तो कंप्लीट फोकस है उनका। एंड मैं कुछ और जानकारी अपने दर्शकों को शेयर करना चाहूंगा कि मणिपुर में सत्ता पे कांग्रेस सबसे अधिक समय के लिए काबिज रही है, लेकिन पिछले चुनाव के बाद जो बीजेपी ने जिस तरह से सत्ता हासिल की, हालांकि उनकी सीटें कम रही थी, और कांग्रेस को इस बात का मलाल है, वहां के लीडरशिप को मलाल है कि ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी वो अलायंस पे नहीं आ पाए। तो छोटे दलों में अमित, जहां तक मेरी ये समझ है कि छोटे प्रदेशों में, छोटे राज्यों में अगर आप मजबूत तरीके से बहुमत हासिल नहीं करते हैं तो वहां के क्षेत्रीय दल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और मणिपुर में ये बिल्कुल दिखा है और आगे भी दिखेगा। क्लेम करते हैं सभी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि मणिपुर में वापस एक बार क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ही अहम रहेगी इस चुनाव में। जी, हम मणिपुर की बात करें तो 2017 में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, बीजेपी के हाथ 21 सीटें आई थी, टीएमसी के 1, एनपीएफ 4, एलजेपी 1, एनपीपी 4, निर्दलीय उम्मीदवार भी 1 जीत कर आया था। मणिपुर की मतलब जो मणिपुर और गोवा, जिन दोनों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बता दें कि दोनों की स्थिति ये थी कि दोनों में ही सबसे बड़ा दल जो जीत कर आया था वो कांग्रेस था, लेकिन सरकार दोनों ही जगह कांग्रेस नहीं बना पाई थी। तो इस बार जाहिर सी बात है कांग्रेस उस हिसाब से होगी। और हम मणिपुर की बात करें तो इससे पहले के चुनावों में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन बीजेपी ने 21 सीटें जीती, गठबंधन के साथ सरकार बनाई। तो बीजेपी अब जो है बहुत सतर्कता के साथ अपनी इस जो परचम फहराया था उसे आगे रहेगी। तो इसलिए दिलचस्प हो गया है, हम ये नहीं सोचते। मणिपुर के बारे में अमित एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा।
जो जी एक सर्वे आया है अभी जी इलेक्शन का डिसीजन से पहले का एक सर्वे था जो नॉमिनेशन डिसाइड हुए थे उससे पहले का। उसमें उस सर्वे ने बताया कि मणिपुर विधानसभा की 23 से 27 सीटों पे बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, ये उन्होंने बताया अपने जो पुराने उनके सर्वे हुए थे। और कांग्रेस को भी उन्होंने काफी करीब बताया, तो 22 से 26 कांग्रेस का भी बताया। तो आप देखें कि यहाँ तक कि सर्वे भी यही बात कर रहे हैं कि बहुत नेक एंड नेक फाइट होगा और वापस क्षेत्रीय दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आएगी मणिपुर के केस। जी जी, जैसा मैं अपनी बात प्रत्युष जी बता रहा था दर्शकों को कि 2012 के विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 42 सीटें थी। मतलब आप बहुमत से आंकड़ा कितना आगे था इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी शून्य थी, लेकिन 2017 में 21 सीटों के साथ बीजेपी सेकंड सबसे बड़ा दल आई और सरकार बना गई। ये एक कांग्रेस के लिए उस वक्त चिंता का सबक था और अब आगे भी है कि भाई उन जगहों पर कहां कैसे क्या हिसाब रखना है। नेहरू जी के समय से बात करें तो नेहरू जी इसको ज्वेल कहा करते थे स्टेट्स के मामले में मणिपुर को। और अब आते आते तक अब बीजेपी ने वहां जो इस वक्त नारा दिया है वो ये कहा है कि भाई हमारे समय में 5 साल पूरी शांति रही है, इसलिए हमारे साथ आओ। बहुत मुद्दे हैं। मणिपुर की बात करें तो वहां 40 सीटें घाटी की हैं और 20 सीटें पहाड़ी इलाके की हैं। मतई समुदाय को जिसने साध लिया, ये वहां के लिए कहा जाता है कि किंवदंती कह लीजिए कि धारणा कह लीजिए या जनाधार कह लीजिए, जिसने मतई समुदाय को धार लिया वो अपनी सरकार बना लेता है। अब उस दूसरे प्रदेश की ओर आते हैं जहां की स्थिति भी थी, सीटें कम है, 40 सीटें हैं। गोवा है। गोवा की हम बात करें तो गोवा देश भर में दुनिया भर में वैसे जाना जाता है कि टूरिज्म के लिए, हाँ उनके लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं टूरिज्म के, लेकिन उसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं, बहुत सी बातें हैं। गोवा की क्या गणित है प्रत्युष जी, आपके पास आना चाहेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी दोनों की नजरें इस बार बहुत फोकस है गोवा पर। जी बिल्कुल अमित, तो गोवा में भी कमोबेश सिचुएशन वही है जो मणिपुर में हमने ऊपर ऊपर देखा है। कांग्रेस ने ज्यादा सीट जीती थी, 17 सीट के आसपास जीती थी और बीजेपी ने 13 सीट जीती थी। फिर भी सरकार जो है वो बीजेपी की बनी थी वहां के लोकल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके। इस बार भी कमोबेश सिचुएशन यही है। कई सारे फ्री पोल जो सर्वे हुए उन्होंने यही इंडिकेशन दिया था। लेकिन जो नए प्लेयर्स वहां पे आए हैं, हालांकि टीएमसी ने पिछली बार भी इलेक्शन फाइट किया था बहुत ज्यादा, उनको सफलता वहां पे मिली नहीं थी, लेकिन इस बार वो भी पार्टी जो है दम भर रही है। और आम आदमी पार्टी का जो प्रवेश हुआ है वहां पे दमखम के साथ वो भी क्लेम कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। ये सारे जो इक्वेशंस वहां निकल के अभी आ रहे हैं और बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिना पारिकर के ये पहला विधानसभा चुनाव है अभी पारिकर जी के जो मृत्यु हुई थी उनके बाद। और दूसरा जो पारिकर जी के बेटे हैं उनको मनपसंद सीट नहीं मिली तो वो उन्होंने वहां से निर्दलीय फाइट करने का ऐलान किया, निर्दलीय फाइट कर रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट भी जा रहे हैं। तो वहां पे कुछ लोकल मुद्दे हैं जो इस तरह के विद इन पार्टी जो है वो है। टीएमसी वहां पे अभी तक तो लग रहा है कि बिल्कुल अलग ही है। कांग्रेस अपनी अलग राह पे चल रही है, आम आदमी पार्टी अपनी अलग राह पे चल रही है। बीजेपी जैसा कि सेंट्रल लीडरशिप हमेशा कहती रही है कि डबल इंजन की सरकार हमें हर स्टेट में चाहिए, मणिपुर में दूसरी की बात करते हैं, बाकी स्टेट में वैसे यह बात यहाँ भी हो रही है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो जो राज्य का ग्रोथ होगा वो बहुत तेजी से होगा। तो ये बीजेपी के पास वन लाइन फॉर्मूला है कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी और टीएमसी ये कितनी सीट जीत पाती, हालांकि सर्वे में आम आदमी पार्टी को कुछ बढ़त दिखाई गई है कुछ सीटों के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ भी नतीजे आएंगे वो 10 मार्च को जनता देगी, उसके नतीजे आएंगे। लेकिन मुझे भी लगता है कि गोवा में पलड़ा हालांकि बीजेपी का भारी दिख रहा है। अगर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भी इधर उधर दिखता है तो उस केस में जो है जैसा मैंने बाकी पंजाब के केस में लास्ट पिछले लाइव में बोला था कि पोस्ट पोल अलायंसेस की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नॉन बीजेपी पार्टीज वर्सेस बीजेपी का एक इक्वेशन निकल के सामने आ जाएगा। आप चाहे टीएमसी हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, अल्टीमेटली अगर इस तरह की संभावना बढ़ती है जहां पे सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र की है वो राज्य में सरकार नहीं बना पाने की स्थिति में अगर आती है तो उस केस में पीपल जो अभी वहां पे सीएम है उनका एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच में, तो मुझे बीजेपी का पलड़ा वहां पे अभी भारी दिख रहा है। लोकल मुद्दों को पे भी बात करें उसके ऊपर। जी प्रत्युष जी, पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम पर भी यहाँ एक राउंड अप के साथ एक आपके पास सवाल के साथ में आऊंगा। दल बदल वैसे तो जहां भी चुनाव होते हैं पूरे देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों से लेकर
छोटे दलों के लिए, सबके लिए एक समस्या रहती है। लेकिन हम पर्टिकुलर गोवा की बात करें तो पिछले दिनों में हम देखें तो बीजेपी के कई वहां से मंत्री आए, लोगों ने छोड़ के रिजाइन करके किया। हम बात कर रहे हैं, आपने जैसा कहा पर्रिकर के बिना हो रहा, उनके बेटे उत्पल पर्रिकर हैं, वो पणजी से सीट चाह रहे थे, नहीं मिली, लिस्ट आई जब उनका नाम नहीं था, उन्होंने कल ही निर्दलीय उन्होंने नामांकन अपना वहां से भरा है पणजी से। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने हम कहें 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन ये 4 साल 4.5 साल बीतते बीतते तक कुछ नहीं रहा। इसके चक्कर में कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों को, जो जिन्हें मंदिर में ले जाना था उन्हें मंदिर में, जिन्हें चर्च में ले जाना था उन्हें चर्च में, जिन्हें मस्जिद में ले जाना था, और ले जाके एक शपथ दिलाई कि साहब आप दल बदल नहीं करेंगे, अगर जीत कर आते हैं तो ये आपको यहाँ इस हॉली प्लेसेस पर आपको कसम खानी होगी। ये घटनाक्रम है, चिंता है कि हाँ, जैसा आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे दलों की भूमिका आगे पोस्ट पोल अलायंस की कोई टूट कर ना चला जाए, ये सारी चिंता वहां दिख रही है। और इस सब के बीच में जो हम पिछले लाइव में भी बात कर रहे थे कि जातिवाद की वैसे तो बात नहीं होनी चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए, समस्याएं मुद्दे होने चाहिए, लेकिन हावी होता है। यहां हम बात करें गोवा की तो पर्रिकर जिस चीज के लिए बीजेपी को हमेशा याद आएंगे, कैथोलिक वोट्स का जो होल्ड है, 25% होल्ड है, सीधे सीधे 40 में से 10 सीटों पर सीधे प्रभाव डालते हैं, उन्हें जोड़े रखने में पर्रिकर एक बहुत बड़ा काम करते थे। इन सब के बीच ये गोवा कैसा दिखता नजर आ रहा है, समीकरण कैसे दिखते नजर आ रहा है? बिल्कुल, अभी जो लोकल मुद्दे हैं, मैंने पहले बताया था, टूरिज्म एक बड़ा मुद्दा है वहां पे, वो है। जातिगत जो मुद्दे होते हैं वो तो हर बार होते हैं। जहां तक दल बदल की बात है, आपने बहुत सही बताया कि वहां पे ले जाके शपथ दिलाई गई। एक शपथ हर पार्टी के लीडरशिप को ये भी लेनी चाहिए, अगर इस तरफ उनका बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से ध्यान रखना है और इस पे काम करना है, तो एक शपथ खुद को भी लेनी चाहिए कि कोई दल बदल करके आप में जब आता है तो उसको भी एक्सेप्ट ना करें। जब आप खुद में एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अपने दल के लोगों को कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दूसरे के दल में ना जाए। तो ये दीवार अगर उधर खींच रहे हैं तो ये दीवार आपको इधर से खींचनी पड़ेगी, और ये दीवार जब तक सभी नहीं खींचेंगे तब तक दल बदल की समस्या बनी रहेगी। और हम तो अभी लगातार देख रहे हैं, कई 5 राज्यों के चुनाव में हर राज्य में ये कहानी चल रही है कि कोई इस पार्टी से छोड़ के उस पार्टी में आ रहा है। और मजेदार बात ये होती है अमित, की हम सब पढ़ते देखते, एनालिसिस पढ़ते सुनते हैं कि हर वो व्यक्ति, हर वो नेता जो दल बदल करके दूसरी पार्टी में जा रहा होता है, वो अपने समुदाय की, अपने राज्य की बात करता हुआ ही जाता है। तो अपने राज्य के समुदाय की बात करता हुआ, अपने लोगों की बात करता हुआ जाता है। तो पिछले 5 साल वो क्या कर रहे थे? जब उनको इतनी तकलीफ थी तो बीच में भी जा सकते थे, आप वहां पे कर सकते थे। तो अल्टीमेटली ये नतीजा दिखता है कि लास्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी अपने कुछ ऐसी मांगे होगी जो शायद पार्टी ने कबूल ना की हो, तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। तो जब आप किसी दूसरे दल के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपके दल के लोग बाहर जा रहे हैं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप शपथ दिलाएं, अच्छी बात है, लेकिन शपथ खुद भी ले, ये भी ज्यादा अच्छी बात होगी। बाकी गोवा की अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल, लोकल मुद्दे वहां पे बहुत हैं, जैसे टूरिज्म तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और वहाँ के लोकल पॉपुलेशन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंट हमेशा ही ज्यादा होता है वहां पे। तो गोवा और मणिपुर दोनों में आप देखें कि 80% से ऊपर की वोटिंग होती है। तो एक बार फिर वही जनता के ऊपर है, मुद्दे जनता समझती है, लोकल लीडरशिप को पता है कि मुद्दे क्या है, उन पे उन्होंने क्या काम किया उनको भी पता है, जनता भी देख रही है कि हाँ किस पार्टी ने या किस दल के किस लीडर ने कैसा काम किया है। तो छोटे राज्यों में जो लीडरशिप का जनता से कनेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि वहां पे आप अगर घर घर भी जाके अगर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं तो बहुत टाइम नहीं लगता आपको हर घर में जाने, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वो जो कनेक्ट है वो कनेक्ट और गहरा होता है, और जब गहरा कनेक्ट होता है तो डिसीजंस जो जनता लेती है उसके सामने एक बहुत बड़ा कारण होता है डिसीजन लेने का, कि हाँ ये मेरे पास 10 बार आए पिछले 5 साल में और ये मेरे पास 2 बार आए और ये मेरे पास आए ही ना ही वो पूछने आए कि क्या हुआ हमारे एरिया में, सड़कों का क्या हाल है, यहाँ पे लोकल प्रॉब्लम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, बाकी सिचुएशन के ऊपर बात ही नहीं हुई। तो जनता के सामने सारे मुद्दे हमेशा से रहेंगे और रहे हुए हैं पिछले 5 सालों में। तो अब ये जो भी डिसीजन होगा जनता का, उन सारी पार्टीज को 10 मार्च को क्या डिसीजन रहा ये हम सब देखेंगे जरूर। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की ही नजर, मैं तो कहूंगा कि 10 मार्च में जहां भी लोग इंडिया में और इंडिया के चुनावों में नजर रखते हैं वो 10 मार्च पर नजर गड़ाए हुए होंगे कि क्या नतीजे आएंगे। दल बदल की बात निकली है, चचा गालिब ने कहा बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। क्या, जैसा प्रत्युष जी ने भी बताया कि कहीं एक जगह शपथ है तो दूसरी तरफ से भी एक होनी चाहिए। दिलचस्प चीज जो इस बार देखने को मिल रही है, यूपी में हमने देखा कि बीजेपी के मंत्रिमंडल से इस्तीफे होकर दल बदले गए, तो वहीं
देखा ये गया समाजवादी पार्टी में परिवार के अंदर सेंध लगी, बीजेपी से वहां से लोग छोड़कर आए। अपर्णा यादव ने ज्वाइन किया, मुलायम सिंह यादव के साड़ू साहब ने बीजेपी को ज्वाइन किया। एक दिलचस्प चीज थी, एक हफ्ते पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का एक स्टेटमेंट आया था, दल बदल एक सामान्य चीज है, इससे बहुत विचलित नहीं होना। और वहीं उसका एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और देखने को मिला कि बहुत बड़े नेता, मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे आरपीएन सिंह, चले गए बीजेपी में आ गए। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिला। पंजाब की तरफ चले जाएं तो लगातार जो सियासी पारा है उसके अंदर बड़ी दिलचस्प चीज हुई, आम आदमी पार्टी ने जिसे कैंडिडेट बनाया, वो कैंडिडेट अपने प्रचार के बीच में अचानक छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो ये सब जगह की समस्या है, किसी एक स्टेट की नहीं है। कब कौन कहां चला जाएगा, इस पे कहां कैसे क्या किस तरीके से राजनीतिक दलों को जैसी शपथ उम्मीदवारों को दिलाई, कुछ इस तरह की शपथ भी होनी चाहिए। ये एक अंडरलाइन बात प्रत्युष जी ने आज यहाँ कही। चलिए 10 मार्च का आपको भी इंतजार है, हमें भी जिन स्टेट्स में जहां भी चुनाव है, जिन राज्यों में, वहां अपील है वोट डालने जरूर जाइएगा। और जैसी कोरोना की स्थिति, अपने पूरे प्रोटोकॉल का पालन आप करते हुए जाइएगा। प्रशासन की तरफ से चुनाव आयोग पूरा एहतियात बरत रहा है, पूरी वो सारी जिम्मेदारियां अपने निभा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होके, मास्क लगा के आप जरूर वोट डालने जाइएगा, ये हम इंतजार करते हैं। प्रत्युष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हर शुक्रवार इसी चर्चा में इसी तरह आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।